जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोग का ज्योति कांसेप्ट पॉइंट में। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण, और फिर देखा था रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो यहाँ पे किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है हम बड़े बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। उससे पहले हम समझेंगे कैसे कोई आयनिक यौगिक लिखा जाता है ना, उसके लिए यहाँ पे कुछ आयन लिखे जाएंगे, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा किससे कितने चार्ज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे सोडियम पे प्लस वन का चार्ज, कुछ नहीं लिखा इसमें, यहाँ पे 1 है। तो सोडियम, पोटेशियम और इसके बाद सिल्वर, लिथियम, हाइड्रोजन, ये इन सब पे कौन सा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस, कापर, बेरियम, लेड, इन सब पर पे +2 का चार्ज होता है। और एल्यूमिनियम, आयरन, इन पे कितना होता है? +1 का चार्ज होता है। ठीक, आप इनको याद रखेंगे किस पे कितना कितना चार्ज होता है और किसका क्या नाम है। जैसे कापर का Cu, बेरियम, इनका सिंबल आप याद कर लीजिएगा चार्ज के साथ, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप आयन बना पाएंगे। फिर आयन बनने के बाद ही आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं इधर जो माइनस वाले हैं। माइनस में आता है क्लोराइड आयन। क्लोराइड के साथ साथ 2-3 चीजें और आती हैं, उन्हें वैसे याद कर लो। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, उसी में याद कर लो। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, उन सब पर पे -1 होता है। ठीक है, इसी के साथ आप याद कर लेंगे क्या? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन सब पर भी क्या होता है? -1 चार्ज होता है। हाइड्रो ऑक्साइड, इस पर -1 होता है। नाइट्रेट पर -1 होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन बोलते हैं, लेकिन जब आयन बनता है तो लास्ट में आईडी लगता है, आइड। तो ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्साइड। SO4 सल्फेट, CO3 कार्बोनेट, यस सल्फाइड और नाइट्राइड और क्या? फॉस्फेट। आप इनका नाम याद रखेंगे और इनका सिंबल विथ साइन आपको याद रखना है। ठीक है, पहला काम है इनको याद करना। अगर नहीं याद हो रहा है भैया तो 2-3 बार आप इस चीज को लिखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इससे खूब सारे फार्मूले बनाइएगा। जैसे जब भी आयनिक यौगिक बनता है उसमें एक प्लस वाला रहता है और एक माइनस वाला रहता है। प्लस और माइनस वाले को मिला करके कोई भी कंपाउंड बनता है। तो एक एग्जाम्पल समझा रहे, चलो देखो। जैसे मुझे बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बोल दिया गया, हम नहीं जानते कि कैसे बनेगा। ठीक, इसमें क्या क्या रहना चाहिए? कैल्शियम और कार्बोनेट। तो आप देखिए कैल्शियम क्या होगा? धनावेशित। इसमें देखो कैल्शियम कहाँ है? ये रहा कैल्शियम। हम लिख लीजिए Ca, इस पर कितना प्लस है? इस पर 2 प्लस है, तो Ca कितना आ गया? +2। इसके बाद हमें क्या लेना है? कार्बोनेट। ये तो माइनस में होगा। अब देखिए कार्बोनेट पर कितना माइनस है और कहाँ है? ये रहा कार्बोनेट, कितना माइनस? 2 माइनस। इसके बगल में आप इसको लिख लीजिए क्या? CO3 और 2 माइनस। अब ध्यान दो, यहाँ कितना प्लस है? 2 प्लस, और यहाँ माइनस कितना है? 2 माइनस। जानते हैं इसका +2, इसका -2 एक दूसरे को बैलेंस करेगा, और इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा CaCO3। क्या बन जाएगा? CaCO3। अच्छा, इसी टाइम मैं एक और चीज बताती हूँ जिसमें ये दोनों इक्वल ना हो। जैसे मुझे बनाना है, फिर सपोज मुझे बनाना है सोडियम कार्बोनेट। मुझे क्या लेना है? सोडियम। सोडियम पे कितना चार्ज? +1। कार्बोनेट पे कितना चार्ज? -2। अब देखो इसमें क्या होगा? यहाँ -2 है, यहाँ +1, ये नहीं बैलेंस करने वाले। जानते हैं इसके ऊपर जो रहता है उसे इसके साथ लिखते हैं, और जो यहाँ रहता है इसके साथ। मतलब कुछ इस तरीके से होने वाला है। यहाँ पे 2 है लेकिन ये चिन्ह नहीं जाएगा, बस ये नंबर जाएंगे। इसका जो 2 है वो सोडियम का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा Na2, और यहाँ क्या बचेगा? CO3। अच्छा, यहाँ पे कितना आना चाहिए? एक लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3। फिर से सुन लो, जो माइनस वाले, जो ऋणावेशित आयन के ऊपर नंबर रहेगा वो इसके साथ चला आएगा, और जो इसके ऊपर रहेगा वो दूसरे वाले के साथ चला जाएगा, और ऐसे करके कंपाउंड बन जाएंगे। इसका नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद अगला हम देखते हैं, जैसे मुझे जिंक सल्फेट में, मैं जेडीएन लिख लूंगी। इस पे कितना चार्ज होता है? वहां से देख लीजिए, +2 होता होगा। और सल्फेट कितना? SO4, इस पर कितना होता है? -2। देखो यहाँ पर +2 और यहाँ पर -2। अगर इस 2 को आप यहाँ लाएंगे और इस 2 को यहाँ लेके जाएंगे, दोनों बराबर बराबर है, तो ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? CnSO, तो ZnSO4। ठीक है, तो अगर दोनों जगह सेम चीजें हैं तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं, उसको लिखना नहीं होता। अब आ जाते हैं किस पर? कापर पर। देखिए कापर कहाँ? ये रहा, इस पर कितना चार्ज? +2। ऐसे लिखिए Cu+2। इसके बाद हमें क्या लिखना है? नाइट्रेट। नाइट्रेट इसमें देखिए कहाँ पर है? नाइट्रेट, नाइट्रेट ये रहा, इस पर कितना चार्ज? -1। देखो इसका 1 इसके साथ आएगा, 1 को लिखना नहीं है, 1 को नहीं लिखना, और इसका जो 2 है वो इसके साथ जाएगा। किसके साथ? NO3 के साथ।
जानते हैं NO3 से ये नीचे जाएगा। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख देती इससे क्या समझ में आ रहा, 32 32 हो गया। ऐसा नहीं करना, ये जो 2 है ना वो इस पूरे का होना चाहिए, तो मैं यहाँ इसको ऐसे कर दूंगी, बस हो गया। ये क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट। समझ में आया कैसे क्या करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे होगा, हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, ये +1। सल्फाइड पर कितना चार्ज अभी देखे थे हम, -2। अब इसका 2 इसके साथ आएगा और इसका 1 इसके साथ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये H2S। समझ में आया। अगर मैं ऐसे दे दूं, आप चलिए बनाइए, कैल्शियम और मुझे यहाँ पे लेना है नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड। तो आप बोलेंगे इसका 3 इसके साथ Ca3 और इसका 2 इसके साथ N2। चलो इसका और किसी के साथ बनाते हैं, चलो कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बनाते हैं। यहाँ कितना है 1, ये आएगा कैल्शियम के साथ Ca, और ये जो 2 है ये पूरे के साथ जाएगा, ऐसे बन जाएगा Ca और क्या HCO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि यहाँ 2 था, यहाँ चला जाएगा होल ट्वाइस। समझ में आया कैसे करना है। इस पर आप ना बहुत सारे, मतलब एक काम करिएगा, यहाँ से उठाइएगा और इनका इन सब के साथ कंपाउंड बना लीजिएगा, फिर यहाँ से उठाइएगा इसका इस सब के साथ, ये लेकर के सब के साथ, ऐसे कर करके आप ट्राई करते रहिएगा। बाकी बेरिलियम का इस सब के साथ कर लीजिएगा, ठीक। अगर आप इस चीज को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेते हैं, इस पे 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे एग्जाम में ऐसे बोला जाता है, क्वेश्चन में बोलेगा बेरियम सल्फेट, लेट सपोज आपसे बोल दिया बेरियम सल्फेट की क्रिया, बेरियम जैसा भी मैंने यहाँ लिखा जिंक सल्फेट, मान चलो आपसे बोल दिया कि जिंक सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाइए, बस ऐसे बोलेगा जिंक सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से करवाइए। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होता है। तो जिंक सल्फेट का फार्मूला कैसे बनेगा, आप यहाँ से बना लीजिएगा। फिर बेरियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे बनेगा वो भी बना लीजिएगा, यहाँ से बेरियम उठाइएगा, कहाँ गया बेरियम, उस +2 चार्ज था, बेरियम उस पर +2 रहेगा, क्लोराइड पर 1 रहेगा, इसका 1 यहाँ आएगा और इसका 2 यहाँ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा BaCl2, और फिर जो बोला रहेगा जिंक सल्फाइड ZnSO4, रिएक्शन करवाएंगे, ये इसके साथ जाएगा, ये बन जाएगा BaSO4 और साथ में ये मिलकर के बन जाएगा ZnCl2, ठीक है। तो ये रिएक्शन करने से पहले आपको इनका फार्मूला लिखने तो आना चाहिए, जब आप इसको लिख पाएंगे तभी तो करेंगे, ठीक है। तो आप इसको बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको खूब अच्छे से लिख लीजिएगा भैया, और इस पर 10-20 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक, ताकि मैं अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने चल रही हूँ, वो आपको समझ में अच्छे तरीके से आए। समीकरण को संतुलित करने में मैंने अभी आयन को समझा दिया, आयन कैसे बनते हैं और उनसे आप कैसे यौगिक बना सकते हैं। वो यौगिक बनाने के बाद हम देखते हैं समीकरण को संतुलित करना। आपको ऐसे समीकरण दिया जाएगा और बोला जाएगा समीकरण को संतुलित करिए। देखो यहाँ पर मैंने ना प्रीवियस ईयर लिखे हुए हैं जो पिछले साल आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, आप इन्हें अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ करवा दूंगी, आप पूरा लेक्चर देखिएगा, उसे नोट करिएगा, फिर घर जा करके आप इस चीज को फिर से रिटर्न कॉपी पेन उठाइएगा, लिखिएगा और फिर से आप खुद से इस चीज को बैलेंस करिए, ठीक है। ऐसे करने से ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले करने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे भी कोई रासायनिक समीकरण दिया जाए, इसके इधर परमाणु की संख्या इधर परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसी को बोलते संतुलित करना। अगर बराबर नहीं है तो करिए बराबर, ठीक। अच्छा, बराबर करने के केस में सबसे पहले आप धातुओं को बैलेंस करेंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, फेरस, कॉपर, बेरियम, जो भी रहेंगे, एल्यूमिनियम, पहले आप इन सबको बैलेंस करेंगे, ठीक है। वो सब जब बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद आप आएंगे अधातु पर। अधातु में अक्सर माइनस वाले सब रहेंगे, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, ब्रोमीन एक्सेट्रा। आप इनके बाद इन्हें बैलेंस करेंगे, उसके बाद अगला नंबर आएगा ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ये क्रम याद रखिएगा, इसी के थ्रू होने वाली है। चलिए इसमें आ जाते हैं। देखो इसमें धातु क्या है, कॉपर, इधर कॉपर कितना है 2, इधर भी कॉपर कितना है 2, कॉपर तो बैलेंस है भैया। अगला नंबर किस पर आते हैं, अधातु। अधातु यहाँ सल्फर कितना है 1, क्योंकि जो यहाँ चीजें लिखी जाएंगी मैंने कल ही बताया था, अगर कहीं O2 लिखा है इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है, ऐसा लिख दिया गया H2 इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1। अगर मैं यहाँ 3 लिख दूं इसका मतलब हाइड्रोजन 3 दूना कितना हो गया 6, लेकिन ऑक्सीजन कितना है अब भी 3। जो यहाँ लिखा जाता है वो सबका होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ 3 दूना 6 होगा, 3 2 5 मत बोलना, 3 दूना 6, और ऑक्सीजन कितना केवल 3। चलो अब इधर देखो, यहाँ कॉपर कितना है, कॉपर 2 है, कॉपर इधर भी कितना है 2 है, कॉपर तो बैलेंस है। सल्फर देखते, सल्फर यहाँ कितना भैया 1, यहाँ सल्फर कितना है 1, बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन देखते, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 2 और 1 3, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, बताओ कैसे हो सकता है, कैसे ये बैलेंस होगा। देखो बड़ा आसान तरीका है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ भी मुझे ऑक्सीजन 3 करना है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर, ध्यान से, ऑक्सीजन यहाँ 2 है ना, मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, ऑक्सीजन बचेगा कितना,
3। वैसे सोचो अगर मैं यहाँ 3 करती हूँ, ऑप्शन कितना हो गया? 6। अगर इस 6 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ऑप्शन कितना बचेगा? 3, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा 6 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 3। तो यहाँ जानते हैं क्या करेंगे, 3/2। ऐसा करने से क्या होगा, ऑक्सीजन 3 दूना 6 होगा, 6 को 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, और मुझे 3 चाहिए भी था ना। इतना लिखने के बाद अब देखो किसी रासायनिक समीकरण में जो ये अणु रहेगा वो पूरा एक कंप्लीट लिया जाएगा, सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं। अब इसको क्या करेंगे, मुझे यहाँ से 2 हटाना है। अब अगर इस पूरे समीकरण में मैं 2 से गुणा कर दूं, सब में 2 से गुणा कर दूं, ठीक है, पूरे इक्वेशन में क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई, तो जानते हैं ये क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा 2Cu2s प्लस, जब आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा 3O2, और यहाँ क्या बचेगा 2Cu2O, और यहाँ क्या हो जाएगा 2SO2। आ रही बात समझ में, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने से रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस। ये बैलेंस रिएक्शन। चलिए इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, धातुओं को। इसमें क्या है, मैग्नीज, तो मैग्नीज यहाँ कितना है, 1, यहाँ भी कितना है, 1। दूसरा नंबर आता है अधातु, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ कितना है, 1, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, और यहाँ कितना, 2, 2 और 2 मिलकर कितना हो गया, 4। तो यहाँ क्लोरीन 4 करने के लिए मुझे यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। देखो जैसे आप क्लोरीन को बैलेंस करते, किसी भी चीज को बैलेंस करते, जैसे अगर ये धातु है इसे बैलेंस कर दिए आप, अधातु पे आए, अधातु को बैलेंस किए, उसको करने के बाद आप फिर तुरंत जाइए इस पर धातु पे। अभी क्लोरीन को बैलेंस किए, क्लोरीन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। अब आप ना फिर से मैग्नीज पे जाइए, हर एक स्टेप करिए, तुरंत धातु पे जाइए, फिर कुछ स्टेप करिए, फिर धातु पे जाइए, स्टेप फिर से शुरू करने होते हैं। मैग्नीज यहाँ एक, ठीक है, क्लोरीन भी हो गया बैलेंस। अगला नंबर किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1। अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो ऑक्सीजन हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2। इतना करने के बाद अब अगला नंबर किसका आता है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ कितना बल्कि 2 दूना 4, ये सॉरी यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ कितना 2 दूना 4, रिएक्शन हो गया बैलेंस। समझ में आया। इसको देखो, यहाँ Fe कितना है, 1, यहाँ Fe कितना है 3, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ जाएगा, Fe हो गया बैलेंस। कुछ अधातु है नहीं, तो अगला नंबर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4। अगर मैं यहाँ 4 कर देती हूँ, ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद ना आप फिर से चले जाओ धातु पे, धातु बैलेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हो गया। अब हाइड्रोजन पे आओ, 4 दूना 8, यहाँ कर दो 4, 4 दूना 8 हो गया बैलेंस। Fe3, Fe3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 दूना 8, हाइड्रोजन 4 दूना 8, ठीक है। चलिए इसको देखिए, सबसे पहला काम धातु, धातु में क्या है, सोडियम। यहाँ कितना सोडियम, 1, यहाँ सोडियम कितना 2, तो यहाँ मैंने कर दिया 2, सोडियम हो गया बैलेंस। सोडियम के बाद अगला नंबर किसका आएगा, अधातु। अधातु बोले तो क्या, सल्फर वगैरह का। सल्फर यहाँ कितना है 1, यहाँ सल्फर कितना है 1, सल्फर बैलेंस। अगला नंबर किसका आएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4, और यहाँ कितना है, ये 2 सबका है, 4 2 6, ऑक्सीजन इधर 6, इधर देखिए 4, लेकिन यहाँ कितना 1। अगर मैं यहाँ 2 कर देती हूँ तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और यहाँ ऑक्सीजन 2 मिलकर कितना हो गया, ऑक्सीजन इधर 6, इधर भी ऑक्सीजन 6, बैलेंस। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ 2, और यहाँ 2, 2 2 मिलके 4, और यहाँ हाइड्रोजन 2 में 4, ये भी हो गया बैलेंस। आ रही बात समझ में। आ जाओ इसको, सबसे पहले किसको करेंगे, धातु को। धातु में यहाँ क्या है, जिंक। यहाँ जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, बैलेंस है। अगला नंबर आता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन फिर नाइट्रेट आयन पूरा कंप्लीट कर लो एक ही बार में। नाइट्रोजन यहाँ कितना है 1, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, क्योंकि ये 2 इसका भी है, तो इसे मुझे बैलेंस करना। देखो भैया यहाँ नाइट्रोजन 1 है, ये जो 3 लिखा गया ये O का है, नाइट्रोजन तो एक ही है, तो यहाँ पे 1 है, नाइट्राइड आयन, सॉरी नाइट्राइड यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 2 है, तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ जाएगा 2। अभी नाइट्राइड की संख्या बराबर हो गई। चलो अब देखो Ag को बैलेंस कर लो। Ag यहाँ कितना है 2 है, यहाँ भी मैंने क्या कर दिया 2। अब अगला नंबर किसका देख लो, Zn, Zn ठीक है, N 2 था, यहाँ भी N 2 है, Ag यहाँ 2 है, यहाँ भी Ag 2 है। ऑक्सीजन देख लो 3 दूना 6, यहाँ भी 3 दूना 6। ये ब्रैकेट के नीचे जो लिखा जाता है ना वो इसका भी होता है, इसका भी होता है, और जो यहाँ बाहर लिखा जाता है ना वो भी सबका होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कितना है, यहाँ फास्फोरस है, क्लोरीन है, और PCl5 है। देखो यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, बराबर है। यहाँ क्लोरीन कितना है 5, यहाँ क्लोरीन कितना है 2। अब देखो यहाँ क्लोरीन कितना है 5, और यहाँ क्लोरीन कितना है 2। मुझे यहाँ पे बढ़ाना है, कितना करना है 5। अब सोचो अगर मैं यहाँ लिख के 5 तो कर नहीं सकती, मुझे जो भी करना होगा यहाँ करना होगा। अगर मैं यहाँ 5 करती हूँ तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 10, क्लोरीन कितना होगा 10, और उस 10 को मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे मैं बटे में क्या लिखूंगी 2।
अब ये रिएक्शन अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2p प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 512 इंटू 2, तो 2 से कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5Cl2, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा PCl5। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? आ जाइए इस पर, यहाँ Mg एक है, यहाँ Mg एक है, यहाँ Cl एक है, यहाँ Cl दो है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं 2 कर दूंगी। अभी Cl यहाँ 2 हो गया। अब देख लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितना भैया 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना 2, रिएक्शन हो गया पहले, समझ में आया? ठीक है, चलो इधर देखते हैं। इसमें सबसे पहले धातु को बैलेंस करेंगे, बेरियम यहाँ कितना एक, यहाँ भी बेरियम कितना एक, बेरियम बैलेंस। अगला काम एल्यूमिनियम भी धातु, एल्यूमिनियम यहाँ एक है, सॉरी एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगी 2। चलो बेरियम बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अगला काम किसका होता है, इनमें क्लोरीन सल्फर इन सबको, लेकिन यहाँ क्लोरीन सल्फर दोनों साथ साथ है। चलो देखते किसको बैलेंस किया जाए, क्लोरीन को बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ से देखना इस रिएक्शन को, क्लोरीन यहाँ कितना हो चुका है 3 गुना 6, क्लोरीन अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्लोरीन 6 करना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ क्लोरीन है कितना 2। अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग में 3 कर देती हूँ तो क्लोरीन कितना हो गया 3 गुना 6, 3 गुना 6 क्लोरीन इधर और 3 गुना 6 क्लोरीन इधर, अभी क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब फिर से आप जाइए धातु पे, यही चीज मैं एक बार बोल रही थी आपसे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप धातुओं को बैलेंस करिएगा, जब धातु बैलेंस हो जाए फिर आप आइए अधातु को बैलेंस करिए। अधातु को बैलेंस करने के बाद आप फिर जाके देखिए कहीं जो धातु है वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया, अगर हुआ तो फिर बैलेंस करो। ऐसे क्रम से करते करते पता चला आप ऑक्सीजन तक पहुंचे हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए, फिर आप जाइए धातु को देखिए, फिर करते करते हाइड्रोजन तक आइए, फिर जाइए धातु को देखिए। मतलब हर एक स्टेप में आपको जाके देखते रहना है धातु कहीं अनबैलेंस तो नहीं हो जा रही, अगर हो रही है उसको फिर बैलेंस करिए, समझ रहे हैं ना? चलो अभी तो बेरियम बैलेंस हुआ था, लेकिन क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में फिर से बेरियम क्या हो गया अनबैलेंस। क्लोरीन कितना हो गया 3 गुना 6 और यहाँ भी हो गया 6, लेकिन बेरियम कितना हो चुका है 3 और यहाँ बेरियम कितना है 1। अब मुझे पहले बेरियम को बैलेंस करना होगा। अब बेरियम कितना हो गया 3। अब देखो पहले धातु से स्टार्ट करो, बेरियम 3 है, बेरियम 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, क्लोरीन कितना हो गया भाई 3 गुना 6, 3 गुना 6, बचा है क्या सल्फर। सल्फर कितना है यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो चुका है ये 3। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 तिया कितना 12, इसका गुणा होता ना भैया 4 तिया 12 और यहाँ 4 तिया 12, हो गया रिएक्शन बैलेंस, समझ में आया? आ जाओ इस पर, जिंक यहाँ कितना एक, यहाँ भी जिंक कितना एक, जिंक बैलेंस। सल्फर यहाँ कितना है एक, यहाँ सल्फर कितना एक, बैलेंस। अगला काम किसका है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ 4, ऑक्सीजन यहाँ 4, बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन रिएक्शन पहले से बैलेंस। क्वेश्चन ऐसे कभी कभार बोर्ड में भी आ जाते हैं, रिएक्शन पहले से बैलेंस रहेगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो पहले से बैलेंस है क्या किया जाए, तो भैया छोड़ देना, क्या करना है। यहाँ सोडियम कितना है 2, यहाँ सोडियम कितना 1, सबसे पहले यहाँ 2 कर लो, सोडियम हो गया बैलेंस। अगला काम किसका है, सोडियम के बाद अधातु, कुछ अधातु है ही नहीं, तो आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, एक एक मिल करके 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ये तो इसका भी है ऑक्सीजन 2। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ कितना 2, हो गया रिएक्शन बैलेंस, बहुत आसान है। चलो आ जाओ एल्यूमिनियम कितना है 1, यहाँ कितना है 1, अगला काम अधातु क्लोरीन यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितना है 3, यहाँ 3 है, यहाँ भी हम क्या कर देंगे 3, क्लोरीन हो गया बैलेंस, ठीक है। एल्यूमिनियम को देखो 1 है, क्लोरीन कितना 3 है, यहाँ भी 3 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ कितना है 3, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। अब सोचो यहाँ हाइड्रोजन 3 और यहाँ हाइड्रोजन 2, तो मैं यहाँ जानते क्या करूंगी, मैं करूंगी 3, 3 दूना कितना होगा 6, उस 6 को फिर से 2 से डिवाइड कर दूंगी। जब भी ऐसा इधर 2 है उधर 3 करना है, 3 करो बटे में 2 कर दो, उसको भाग देंगे वही आ जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 3 था, यहाँ 2 था, मुझे ये 3 करना था, इसमें 3 का गुणा कर दिए 3 गुना 6 और फिर 2 का भाग दे दिए 2 3 6, जैसे अगर ऐसे कर देंगे 3 गुना 6 और 2, फिर से 3 ही आ जाएगा, इसीलिए यहाँ कर रहे हैं 3 गुना 6 2 से भाग। अब ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, क्या करेंगे हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2Al, या करके इसमें हो जाएगा 2 3 6 Cl, और यहाँ ये 2 आ जाएगा 2AlCl3, और साथ में ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ 2 से कटेगा 3H2। हमारी बात समझ में ना, ये हुआ रिएक्शन बैलेंस, प्रीवियस ईयर है। यहाँ पे यानी कितना एक, यहाँ यानी कितना एक, ठीक बैलेंस हो गया। कार्बन देखो, कार्बन यहाँ 2, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ 5 1 6, हाइड्रोजन यहाँ 5 और 2 कितना 7। देखो इस रिएक्शन को ना ये उस चैप्टर में भी मिलेगा, लास्ट चैप्टर में भी ये रिएक्शन है, केमिस्ट्री का कार्बनिक यौगिक में, वहां भी ये चीजें मिलेंगी। अभी देखो तुम यहाँ पे ना इस हाइड्रोजन को हटा करके ये सोडियम इसकी जगह पे आया, देखो इस हाइड्रोजन को हटा के इस जगह पे सोडियम आया है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन गया वो अकेले नहीं 2 में गया है,
तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला होगा, मतलब इसकी संख्या रही होगी 2, तभी तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला होगा। और एक हाइड्रोजन की जगह जाके एक सोडियम जुड़ेगा, मतलब इसकी भी संख्या रहेगी 2 और यहाँ भी होगा 2। समझ में मैं क्या करेंगे, यहाँ से जब हाइड्रोजन निकला होगा वो 2 हाइड्रोजन साथ में निकला है, 2 साथ में निकलने के लिए यहाँ 2 होना तो चाहिए, तो यहाँ पे मैंने कर दिए 2। जैसे इसको यहाँ पे 2 किए तो मुझे यहाँ पे सोडियम को भी 2 करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये सोडियम यहाँ जाके लग रहा है। तो एक हाइड्रोजन की जगह एक ही सोडियम जा सकता है, 2 हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 सोडियम जाना चाहिए, तो 2 सोडियम जा करके मिल गया डबल। आई बात समझ में, चलो इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं क्या, कैल्शियम। कैल्शियम यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, बैलेंस। कार्बन एक है बैलेंस। ये कार्बन नहीं है, ये कैल्शियम है। कार्बन यहाँ कितना, एक, यहाँ भी कार्बन एक, बैलेंस। अगला काम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2, और यहाँ भी कितना, 2, 2 2 मिलकर कितना, 4। ऑक्सीजन यहाँ 3 और यहाँ 1 मिलकर 4। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, बैलेंस है। आ जाओ इस पे, यहाँ जिंक है, जेडियन एक है, यहाँ भी जेडियन एक है। अगला काम एजी को देख लो, एजी एक है, एजी एक है, ठीक है। ये जो NO3 है, NO3 यहाँ एक है, यहाँ NO3 कितना है, 2 है। तो एक काम करते यहाँ पर 2 कर देते, अभी NO3 कितना हो गया, 2। यहाँ भी NO3 कितना है, 2। लेकिन एजी अनबैलेंस हो गया, एजी कितना हो गया इधर 2, यहाँ क्या। अरे बात समझे, पहले धातु बैलेंस करिए, फिर अधातु करिए, फिर ऑक्सीजन करिए, फिर हाइड्रोजन करिए। जैसे अनबैलेंस होता फिर जाइए धातु पे, फिर अनबैलेंस हो फिर जाइए धातु पे। यहाँ कैल्शियम कितना, एक, यहाँ भी कैल्शियम कितना, एक, बैलेंस है। अगला काम है क्लोरीन को देखो और कार्बन को। कार्बन CO3 को एक साथ देख लेना, चलो देख लेते हैं। कार्बन यहाँ कितना, एक, यहाँ कार्बन देखो, ये क्लोरीन कैल्शियम है, कार्बन नहीं, कार्बन यहाँ एक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, क्लोरीन देखो, क्लोरीन। पहले कैल्शियम देखिए, कैल्शियम इक्वल, चाहे कार्बन क्लोरीन दोनों में से कोई सा देख लो। कार्बन यहाँ एक था, यहाँ एक, बैलेंस। क्लोरीन यहाँ कितना, एक, यहाँ क्लोरीन कितना, 2। तो पहले यहाँ 2 करके क्लोरीन हो गया बैलेंस, ठीक है। अब फिर से देखो, कैल्शियम बैलेंस, बैलेंस, कार्बन बैलेंस, बैलेंस, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना, 3, ऑक्सीजन यहाँ 2 और एक 3। हाइड्रोजन यहाँ कितना, 2, हाइड्रोजन यहाँ 2, बैलेंस है रिएक्शन। आ जाओ इस पर, N2 प्लस S2 मिलकर कितना हुआ, NH2। यानी यहाँ कितना था, 2, यहाँ कितना है, 1। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 2। नाइट्रोजन हो गया 2। अभी देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 3 दूना 6। यहाँ 6 करने के लिए यहाँ मैं 3 कर देती हूँ, 3 दूना 6 हो गया बैलेंस ना। चलिए लास्ट देखिए, यहाँ कार्बन सबसे पहले देखते हैं धातु, इसमें कोई धातु है नहीं तो स्टार्ट करते कार्बन से। कार्बन कितना, 6, यहाँ कार्बन कितना, 1। चलो यहाँ 6 कर दी, कार्बन हो गया बैलेंस। कार्बन के बाद अगला नंबर किसका था, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है, 6, 6 और 2 मिलकर कितना हो गया, 8। और ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 6 दूना 12। देख रहे हैं, 6 दूना 12 और 12 और 1 मिलकर कितना हो गया, 13। इधर ऑक्सीजन कितना हो रहा है भैया, इधर ऑक्सीजन हो रहा है 13 और इधर ऑक्सीजन कितना हो रहा है, इधर ऑक्सीजन कितना, 8। इधर 8 है, इधर 13, मुझे बैलेंस करना है। चलो कार्बन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस करते थोड़ा सा। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 12, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। अगर मैं यहाँ 6 कर दूं, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, 6 दूना 12। अब ऑक्सीजन को देखो तो, ऑक्सीजन कितना है, 6 और यहाँ कितना, 2। 6 2 मिलकर कितना हो गया, 8। यहाँ ऑक्सीजन कितना, 6 दूना 12, 12 6, 12 6 18, इधर 6 है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 6, अब देखो ऑक्सीजन 6, यहाँ 6 दूना 12, 12 6 18, इसमें हो गया। इधर 6 दूना 12 और यहाँ 6 18, हाइड्रोजन 6 दूना 12, यहाँ हाइड्रोजन 12, कार्बन यहाँ 6, कार्बन यहाँ 6, पूरा हो गया बैलेंस, ठीक है। रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करके समझ में आया, तो ऐसे करके कभी देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, ऐसे ना आपको सिर्फ ऐसे रिएक्शन लिख देगा और बोलेगा निम्नलिखित को संतुलित करिए, ठीक, ठीक है। और कभी कभार इसमें ना रिक्त स्थान देगा, जैसे मैं यही भी बता रही हूँ, इसको आप पहले पूरा नोट कर लीजिए फिर बता रही हूँ। रासायनिक अक्रिया को संतुलित करना हमने सीख लिया है। अब हम ये देख लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में रासायनिक अक्रिया को संतुलित करने से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप तो मैंने बता दिया, उसमें रिएक्शन लिखे रहेंगे, आपको उन्हें बैलेंस करना रहेगा, परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर करनी होगी। 2 3 4 टाइप के आते हैं, एक बता दिया, 2 3 यहाँ देख लेते, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, ऐसा आ सकता है, क्या होता है जब, ऐसे बोल देगा, फिर बोलेगा संतुलित रासायनिक समीकरण देखिए। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला। सिल्वर पर कितना चार्ज होता है भैया, Ag प्लस, नाइट्रेट पर NO3 सिंगल माइनस, ये जब आपस में जुड़ेंगे ना तो ये बन जाएगा AgNO3। ऐसे दूसरा क्या है, सोडियम आयोडाइड, सोडियम पे कितना चार्ज, +1, आयोडीन पर -1, बैलेंस हो जाएंगे, क्या बनेगा,
अब इन्हें यहाँ लिख लेते हैं AgNO3। ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट करेंगे। ये टूटेगा किसमें किसमें, Ag प्लस में और NO3 माइनस में। ये किसमें टूटेगा, Na प्लस में आयोडीन माइनस में। अब जानते हैं इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्या बन जाएगा, AgI। इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्या बन जाएगा, NO3। ठीक, हो गया रिएक्शन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनका फार्मूला क्या होगा। इसके लिए आपको आयन याद होना चाहिए विथ उनके ऊपर चार्ज कितना है। तो और सोडियम आयोडाइड का फार्मूला ये हो गया। इसके बेसिस पे कितना आ गया, यानी NO3। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। और ये क्या बना है, सिल्वर आयोडाइड। इसके बाद हम देखते हैं बेरियम क्लोराइड। हमें फार्मूला पता होना चाहिए। बेरियम का फार्मूला B, इस पर कितना चार्ज होता है, +2 का। और क्लोरीन का Cl, इस पर सिंगल माइनस। देखो इसका 1 इसके पास आएगा तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, बट यहाँ का 2 इसके साथ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, BaCl। बेरियम क्लोराइड की क्रिया किससे करवानी, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फार्मूला आप जानते हो, H2SO4। नहीं जानते हो तो याद कर लो। ये टूटेगा किसमें भाई, ये Ba 2 प्लस में, Cl सिंगल माइनस, ये भी टूटेगा H प्लस में, और SO4 कितना माइनस, 2 माइनस। देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, Cl कितना है, 2। यहाँ जो लिखा गया बता रहे परमाणु की संख्या कितनी है। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ, देखो यहाँ +2 यहाँ -2, बैलेंस करेंगे बनेगा BaSO4। क्या बन जाएगा, BaSO4। साथ में H और Cl मिलके क्या बन जाएंगे, HCl। इनकी संख्या 2। इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, आ जाते हैं इसके। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, चलिए तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला, लेड का फार्मूला Pb, कितना चार्ज, +2। नाइट्रेट का फार्मूला NO3, कितना माइनस, सिंगल। जब ये इससे रिएक्ट करेगा ना, ये हो जाएगा Pb NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि ये वाला 2 यहाँ आता है। अब मुझे क्या करना है, Pb NO3 का होल ट्वाइस, इसे गर्म करना। अच्छा ये रिएक्शन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रीवियस। तो इसमें कंफर्म में 3 चीजें बनती है। एक तो लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में NO2 बनता है और O2 बनता है। इसको याद कर लीजिए। लेड नाइट्रेट को गर्म करने से लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। ये क्या है, लेड ऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये है लेड ऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और लास्ट में क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन। ठीक, चलिए अब देखो इसे बैलेंस कर लो। Pb यहाँ कितना था, 1, यहाँ भी Pb 1। दूसरा काम होता है जो भी अधातु, जैसे नाइट्रोजन हो गए, इन सबको बैलेंस। नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन को 2 करेंगे। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 3 दूना 6। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 दूना 4, 4 2 6, 1 7। इधर 7 है, इधर 6, तो मुझे इधर बढ़ाना है। अब आप 6 को 1 बढ़ा के 7 नहीं कर सकते। आप अगर कुछ मिनिमम कर सकते हैं तो यहाँ 2 से गुणा कर सकते हैं, इससे कम तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2 से गुणा करते हैं तो तुरंत सब कुछ चेंज। अब ना, अब चेंज होने के बाद फिर से आप जाइए धातु पे। यहाँ लेड कितना है, 2, यहाँ लेड कितना, 1, लेड को कर दिया 2। नाइट्रोजन अब कितना हो चुका है, 2 दूना 4। तो इसे मिटा के यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4। देखो हिट एंड ट्रायल को लगाना पड़ेगा भाई। नाइट्रोजन भी हो गया 4, ऑक्सीजन ये 3 दूना 6, 6 दूना 12। ऑक्सीजन यहाँ 2, 4 दूना 8, 8 2 10, 2 12। हो गया रिएक्शन बैलेंस। देखो एक तो ये टाइप हो गया, क्या होता है जब। दूसरा है निम्नलिखित के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे ऐसे दे देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देगा, बस ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा निम्नलिखित के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले आप देखो मरकरी ऑक्साइड का फार्मूला HgO होता है। ये कैसे समझ में आएगा भैया, आपको याद रखना पड़ेगा Hg के ऊपर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2। Hg शायद मैंने नहीं लिखवाया है, पर यहाँ बता देती हूँ। Hg के ऊपर 2 प्लस, इस पर -2, बैलेंस हो जाएंगे। क्या बना है, मरकरी बोले तो Hg। सोचो मरकरी हट गया, बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अकेले कहीं वो रहेगा नहीं, तो साथ में क्या चाहिए, O2। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 करना होगा, यहाँ करना होगा तो यहाँ करना होगा, हो गया। अब यहाँ लिखना क्या है आपको, ऑक्सीजन। आ रही बात सुनने, चलो इस पर आ जाओ। यहाँ क्या है, फेरस। फेरस का फार्मूला Fe। कापर सल्फेट बोले तो CuSO4। कैसे आए CuSO4, कापर का आप जानते हैं +2 चार्ज, SO4 पर -2 चार्ज, आपस में रिएक्ट करेंगे CuSO4। अब यहाँ कापर चला गया बाहर, कापर बोले तो क्या, Cu। तो यहाँ बचेगा क्या, सोचो। यहाँ से कापर निकलेगा और ये Fe यहाँ जाके जुड़ेगा और यहाँ क्या बन जाएगा भैया, FeSO4। तो यहाँ होगा क्या, फेरस, फेरस सल्फेट। आई बात सुनने,
चलो लास्ट टाइप देख लो, इसमें क्या, जैसे हाइड्रोजन बोलो तो क्या H2, क्लोरीन बोलो तो Cl2, बनेगा क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला भी ऊपर आया था HCl। देखो हाइड्रोजन दो, यहाँ पे दो करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसे नोट करने के बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है विकृत गणिता और संक्षारण। वो बताने के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ना। आप इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ठीक है। ये चैप्टर लास्ट, ये टॉपिक लास्ट भले है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। संक्षारण और विकृत गणित दोनों बहुत आसान है और पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं संक्षारण क्या होता है। जब वस्तुएं अपने आसपास नमी, वायु आदि के संपर्क में आती है तो वे संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आप देखते होंगे अगर लोहे को रख दिया जाए वायु में तो धीरे 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 वो मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वो बेकार हो जाता है लोहा ना। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। जब धातुओं को ऐसे फ्री में छोड़ दिया जाए, कहीं खुले में रख दिया जाए, वो नमी के संपर्क में, वायु के संपर्क में बनी रहे, तो धीरे 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 वो खराब हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण, ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना और तांबे पर हरी परत चढ़ना। एग्जाम्पल याद रखेंगे, पूछा जाता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं संक्षारण के उपाय। अच्छा, इसको रोकने के कुछ उपाय हैं। ये उपाय आप जानते भी होंगे, जैसे धातुओं के ऊपर पेंट चढ़ा दिया जाता है, उसके ऊपर ग्रीस या तेल लगा दिया जाता है ना। तो आप इसे बोल सकते हैं क्या, ग्रीस या तेल लगाकर, तेल लगाकर रोकने के उपाय हैं ये। एक हो सकता है ग्रीस या तेल लगा के, दूसरा होता है पेंट लगा के, पेंट चढ़ाकर, और एक तीसरा याद रखेंगे धातुओं की परत चढ़ा के, धातुओं की परत चढ़ा के, धातुओं की परत चढ़ाकर, ठीक है। ग्रीस या तेल लगाकर, पेंट लगाकर और धातुओं की परत चढ़ा के। धातुओं की परत चढ़ाने में क्या होगा, किसी एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा दी जाएगी और ऐसी धातु चढ़ाई जाएगी जिसका ऑक्सीकरण नहीं होता होगा, क्योंकि धातु अगर खराब हो रही है तो वो वायु से क्रिया करके, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो रही है। अगर मैं उसके ऊपर कुछ ऐसा लगा दूं कि वो उससे क्रिया ही ना कर पाते, तो ये कोई धातु है, ये ऑक्सीजन से ऐसे रिएक्ट कर करके खराब हो रही। अब इसके ऊपर मैं कोई दूसरा लेयर लगा दूं जो इससे रिएक्ट ही ना करे, तो नीचे वाली धातु बची रह जाएगी। इसी को बोलते हैं धातुओं की परत चढ़ाते, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है विकृत गणिता। विकृत गणिता क्या है, विकृत गणिता तेल एवं वसा युक्त पदार्थ को लंबे समय तक रखने से उनके स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, इसे विकृत गणिता कहते हैं, ठीक है। और क्या है, इसके इसे रोकने के लिए एंटीऑक्सीकारक मिलाते हैं। समझो इसका मतलब क्या है, ऐसी ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें तेल हो, वसा हो, अगर आप उन्हें लंबे समय तक रखेंगे तो आप देखेंगे वो उसमें से गंध आने लगती है और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं विकृत गंधिता। ये नॉर्मल सा, इसको घर पे भी देखे होंगे, जैसे खाना वगैरह काफी टाइम तक घर रख दिया जाए, इसे बोलते हैं बासी होना, तो वो खराब हो जाता है, उसमें से गंध आने लगती है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। इस घर पे विकृत गंधिता को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को ऐसे बर्तन में रखते हैं ताकि उसमें वायु ना जा पाए, वायु रोधी बर्तन में रखते हैं, ठीक है। और बाकी उसमें रोकने के लिए ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, जो चीजें हमें लंबे समय तक रखनी है, जैसे चिप्स वगैरह हो गया। ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाता है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती, तो आप बोलेंगे उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक। क्यों, क्योंकि वो उस पदार्थ के साथ रिएक्ट करके उसे ऑक्सीकृत नहीं करने वाला, क्योंकि अगर वो ऑक्सीकृत कर दिया, उससे रिएक्ट कर दिया तो वो चिप्स खराब हो जाएगा। उसे खराब होने से बचाने के लिए इसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेंगे, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो क्या ना हो, ताकि वो खराब ना हो, वो तो विकृत गंधता उसका नाम, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक। इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आप इसका नोट्स बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा वीडियो को अच्छे से देखेंगे और सब कुछ बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोर्ड में यहीं से आने वाले। इस चैप्टर को आपका काम क्या है, नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए और क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आने वाले हैं। इन चीजों को बार बार रिवाइज करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है।
इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में क्लियर कॉन्सेप्ट लिखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।